प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीति काल के प्रसिद्ध रससिद्ध कवि या रीति सिद्ध कवि बिहारी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और वो इसका उल्लेख एक पद्य में करते भी हैं। ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरनाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। के ग्वालियर में जन्म लिया और बचपन बुंदेलखंड में बीता और तरनाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल, और मथुरा में इनकी ससुराल थी, यानी मथुरा से इनका विवाह हुआ था। इनके पिता केशव राय थे। जाति के ये चौबे थे, माथुर चौबे। इनकी जो रचना है वो बिहारी सतसई है। सतसई के संदर्भ में कहा जाता है कि यह सतसई गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती और हाल कवि की गाथा सप्तशती पर आधारित है। इस सतसई की रचना इन्होंने मुक्तक काव्य में की। मुक्तक काव्य यानी अनिबद्ध मुक्तकादि। अगर अपन शुक्ल जी के शब्दों में कहें तो अनिबद्ध मुक्तकादि, जिसको निबद्ध नहीं किया हो, यानी जिसका पूर्वापर संबंध ना हो। यानी एक जैसे महाकाव्य होता है तो उसमें पूर्वापर संबंध होता है कि एक कथा रहती है, कथा शुरू से होती है तो उसको बीच में से अपन नहीं पढ़ सकते, शुरू से ही उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी रसास्वादन हो पाएगा। परंतु मुक्तक काव्य में यह छूट रहती है कि वो कहीं से भी किसी भी पद्य को पढ़े तो उसको वह पद्य स्वतंत्र रूप से उतना ही रसास्वादन प्राप्त कराएगा। इस प्रकार इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। इनके बारे में कहा जाता है कि ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति भी की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी तो बहाई, साथ ही प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। विस्तृत अलंकारिकता समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाबक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी सतसैया यानी बिहारी के जो दोहे हैं वो नाबक के तीर, यानी जिस प्रकार मधुमक्खी छोटी सी रहती है और उसका डंक भी छोटा सा रहता है, परंतु वह जहाँ अपना डंक मारती है वहाँ बहुत देर तक दर्द होता रहता है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, और ये देखने में छोटे लगते हैं, यानी बिहारी के जो पद्य है या दोहा पद्य है उसमें काफ़ी भाव इन्होंने भर दिए हैं। यानी गागर में सागर
भर दिया है। बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रीति काल के रीति सिद्ध धारा के ये सुनाम धन्य कवि हैं। आचार्यत्व ने स्वीकार करने वाले भी कवि हैं। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि राम श्याम रति में पगे, राम श्याम रति में पगे, तुलसी सूर निहाल, बूढ़े रस श्रृंगार में सदा बिहारी लाल। कि जिस प्रकार राम की रति यानी राम की भक्ति में तुलसीदास, कृष्ण की भक्ति में सूरदास पगे हुए थे यानी बंधे हुए थे, उसी प्रकार श्रृंगार रस में पूर्णतया डूबे हुए यानी पूर्णतया श्रृंगार रस को निरूपित करने वाले बिहारी लाल थे। जिस प्रकार राम का चरित्र तुलसीदास जी ने उदात्त बनाया और उस चरित्र के माध्यम से उन्होंने समाज को एक दिशा दी, जबकि सूरदास जी ने अपने कृष्ण के चरित्र के माध्यम से एक प्रेम का मधुर और सुनहरा स्वप्न सामान्य जन के समक्ष रखा। इसी प्रकार बिहारी जी अपनी सतसई में श्रृंगार के माध्यम से इस संसार को खुशनुमा बनाने में सिद्धहस्त होते हैं, यानी इस संसार को श्रृंगार में कर देते हैं। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि बिहारी के संदर्भ में कहा जाता है कि ये जयपुर नरेश के यहाँ आश्रय कवि थे। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आता है कि बिहारी जी की जो पत्नी थी वो भी कवयित्री थी, और इसका उल्लेख ठाकुर कवि ने अपने आश्रयदाता काशी निवासी देवकी नंदन के नाम पर सतसैया वर्णार्थ नामक टीका लिखी। इस टीका में बिहारी का विस्तृत वृतांत भी लिखा गया। इन्होंने बिहारी सतसई के संबंध में लिखा है कि यह बिहारी की लिखी हुई न होकर उनकी पत्नी की बनाई हुई है। उन्होंने वीरवल लतीफ़े के ढंग से एक कथा भी कह दी है, जिसका सारांश इस प्रकार है। बिहारी की पत्नी बड़ी कवयित्री थी। बिहारी जयपुर में एक साधारण ब्राह्मण की भांति वृत्ति पाया करते थे। वृत्ति यानी आजीविका चलाने का के लिए राशि, यानी बिहारी जयपुर के दरबार में आश्रय कवि थे। एक बार जब वे जयपुर अपनी वृत्ति लेने के लिए गए तो महाराज को नई ब्याहता पत्नी यानी रानी के प्रेम में पड़ा हुआ पाया, इसलिए वे महलों से कभी दरबार में नहीं आते थे। बिहारी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। बिहारी ने यह समाचार अपनी पत्नी को सुनाया। उस पत्नी ने तुरंत नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल,
अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। यह पद लिखकर बिहारी जी को दिया और उनसे कहा कि अब इस पद को आप महाराज के पास पहुंचाओ। जब उक्त दोहा महाराज के पास पहुंचा तो वे महल से बाहर निकले और बिहारी को अंजरी भर यानी दोनों हाथों से वो मोहरें देने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोहे यदि बना लाया करो तो उन्हें प्रति दोहा एक मोहर मिलेगी। बिहारी ने पत्नी से यह समाचार आ सुनाया। पत्नी ने 1400 दोहे बनाए और 1400 मोहरें प्राप्त की। इन्हीं 1400 दोहों में से छांटकर 700 दोहों की सतसई तैयार की गई। इस सतसई को लेकर पत्नी की आज्ञानुसार बिहारी छत्रसाल महाराज के दरबार में पहुंचे। सतसई उन्हें दिखाई गई। उन्होंने उसकी जांच के लिए अपने धार्मिक गुरु प्राणनाथ को सुपुर्द कर दी। प्राणनाथ जी साधु थे, इसलिए श्रृंगार की कविता को उन्होंने घृणोत्पादक माना, यानी घृणा की वस्तु मानी, उससे वो घृणा करते थे। बेचारे बिहारी अपना मुंह लेकर लौट आए, अपना सा मुंह लेकर लौट आए, यानी वहाँ से बेरंग लौट आए। पर उनकी पत्नी कब चूकने वाली थी, उन्होंने बिहारी को फिर उन्हीं पैरों लौटाया, यानी उल्टे वैसे ही लौटाया और कहा कि महाराज से जाकर कहना कि पन्ना में युगल किशोरी जी के मंदिर में प्राणनाथ जी की कविता और सतसई रात में रखी जाए, जिस पर भगवान के हस्ताक्षर हो जाए, वही प्रमाणिक मानी जाए। ऐसा ही किया गया। बिहारी सतसई पर ही हस्ताक्षर हुए। इधर बिहारी चुपके से घर आए। आकर पत्नी को सब समाचार सुनाए। महाराज ने खोज कराई तो कुछ भी पता नहीं लगा। तब बिहारी के यहाँ पत्र भिजवाया और पत्र के उत्तर में पत्नी ने यह दोहे लिख भेजे। तो अनेक अवगुण भरेई, चाहे याही बलाए, जो पति संपत्ति हुई, बिना जदपत राखे जाए। दूर भजत प्रभु पीठ दे, गुण विस्तारण काल, प्रगटत निगुण निर्गुण निकट ही, चंग रंग गोपाल। यानी यह पत्र उन्होंने महाराजा छत्रसाल को भिजवा दिया। इस प्रकार यहाँ यह भी सामने आता है कि बिहारी की पत्नी कवियत्री थी, परंतु इस संदर्भ में अपन न जाकर बिहारी की कविता पर बात करें तो बिहारी है हिंदी साहित्य में नामचीन कवि है। इनके संदर्भ में कहा जाए तो बिहारी का साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण है। रीतिकालीन साहित्य ही नहीं अपितु समूचे हिंदी साहित्य में उनकी सतसई अपने ढंग की आप ही है। यानी हिंदी साहित्य में सतसई, बिहारी की सतसई अपने आप में अनुपम है। हिंदी के अन्य किसी ग्रंथ को संस्कृत में अनुदित होने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। केवल बिहारी सतसई को ही यह
बहुमान प्राप्त हुआ। यानी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कई कृतियों के हुए, अनेकों कृतियों के हुए, परंतु हिंदी से संस्कृत में अनुवाद केवल और केवल बिहारी सतसई का ही हुआ। इसी से इसकी महत्ता स्पष्ट है कि उसने संस्कृत के मर्मज्ञों को भी आकृष्ट कर लिया। बिहारी सतसई न केवल रीतिकाल कवियों को ही नहीं, आधुनिक आलोचकों की भी प्रेरणा देती रही है। उसे समझने के बहुत प्रयत्न होते रहे हैं और बहुत होते रहेंगे, क्योंकि उसकी रमणीयता अनुपम है। ज्यों ज्यों नेरे हुए रहे, लखे रूप अपार अगाध। यानी जो जो नज़दीक जाते हैं, जो जो बिहारी की सतसई को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अनेकों प्रकार की सामग्री मिल जाती है। लखे रूप अपार, उसके अनेकों रूप दिखाई देने लगते हैं। कहने का तात्पर्य कि उसमें श्रृंगार, नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, कितने ही प्रकार की सामग्री आपको मिल जाती है। यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जाए तो ठीक रहेगी कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात भी बिहारी सतसई की पृष्ठभूमि पर ही हुआ। यानी तुलनात्मक आलोचना से तात्पर्य किन्हीं भी एक क्षेत्र में कार्यरत दो व्यक्तियों या दो विद्वानों के कृति की, व्यक्तित्व की जब तुलना की जाए तो वो तुलनात्मक आलोचना कही जाती है। यहाँ पर देव और बिहारी की तुलना विषयक नोक-झोंक ने जो लगभग 15 वर्ष तक चलती रही, हिंदी आलोचना के शैशव को अनजाने ही कैशोर्य में परिणत कर वह संधि तक पहुंचा दिया। यानी हिंदी आलोचना जो शिशु अवस्था में थी, जो बाल्यावस्था में थी, उसे किशोर अवस्था में पहुंचा दिया। हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के महारथी भी इस क्षेत्र में कूद पड़े। भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री की गाथा सप्तशती की भूमिका इसका प्रमाण है। इसके बाद तो बिहारी पर कई पुस्तकें लिखी गई, जिनमें अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ थीं। उन सब के रहते हुए इस नई रचना के प्रणयन में किस प्रवृत्ति निमित्त ने कार्य किया, उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में इस प्रश्न का समाधान स्वतः हो जाता है। यानी देव और बिहारी की तुलना इस प्रकार हुई कि एक आलोचक है वो बिहारी को बड़ा बताने लगा तो दूसरा देव को बड़ा बताने लगा। इस प्रकार बिहारी सतसई के बारे में आरंभिक जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके आगे हम आगामी व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।